अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तुर्की के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो चुके हैं और उनके साथ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब भी हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी हैं और इसके अलावा चौधरी सालिक हुसैन साहब उनके साथ हैं और मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी साहब और फ़हद हुसैन भी उनके साथ मौजूद हैं। ये बहुत अहम दौरा है जिस पर वो गए हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, बहुत अच्छे तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, उसमें भी मज़ीद वसअत आएगी, ज़्यादा बेहतरी से हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसके साथ साथ इस वक्त जो हमारी ज़रूरत है, हम ये चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो और इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आएँ। और इस मौके पर एक टर्की जो न्यूज़ एजेंसी है उसको इंटरव्यू देते हुए भी शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सारी बातें जो उसमें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि सेहत के मैदान में ओवरऑल अगर देखें इन्वेस्टर्स को हम यहाँ पर लाना चाहते हैं, मौसमियाती तब्दीली, सेहत, तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, ये सारी चीज़ें जो है इसको हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आएँ। जिस तरह से कुछ अमेरिकन कंपनीज़ पाकिस्तान में काम कर रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, ख़ासतौर पर IT सेक्टर जो है उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। उसी तरह से हम चाहते हैं कि टर्किश कंपनीज़ भी पाकिस्तान में आएँ। यहाँ पर वसी मौके मौजूद हैं इन्वेस्टमेंट के। हम ये कोशिश करेंगे कि उनको राग़िब करें और उन फील्ड्स के बारे में बताएं, उन शोबों के बारे में पॉइंट आउट करें कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली ट्रेड हमारी जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इस वक्त हमें ज़रूरत भी है। हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम पहले जो बताया जाता है $1.1 बिलियन जो है वो बताया जाता है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि ये $5 बिलियन तक पहुँच जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। जो कोशिशें की जा रही हैं, जो विजिट्स हो रहे हैं, उसके साथ साथ अगर तुर्की के हम इस दौरे की बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के ये बार बार बताया भी जा रहा है, कल भी हम बात कर रहे थे कि उनके ज़ाती ताल्लुकात भी हैं जो सदर हैं तुर्की के रजब तैयब उर्दगान उनके साथ। तो उसलिए भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1-on-1 उनकी मीटिंग जो होगी, तो इस वक्त जो इकनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान में, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी सूरत हाल निकल आए कि उसमें से भी हम निकल पाएँ या कुछ अच्छी जो है दोस्त ममालिक जो हैं इस वक्त वो पाकिस्तान को हेल्प आउट करने की पोजीशन में हैं। ये सारी चीज़ें भी इसको मद्देनज़र रखा जा रहा है। क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, कितना अहम है ये दौरा, उसके हवाले से हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने जा रहे हैं। और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हुमायूं खान साहब जो तजिया निगार हैं, बहुत हुमायूं खान साहब और इसके साथ हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रही हैं नाइला चौहान साहिबा जो साबिक सफ़ीर हैं। वो हमें ज़रा, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा बायलैटरल रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो वो उनसे हम समझ लेते हैं कि वो इसको किस तरह से देख रही हैं, इस दौरे को कैसे देख रही हैं। बहुत शुक्रिया नाइला चौहान साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये आप बताइएगा कि इस दौरे को किस तरह से आप देख रही हैं, कितनी इसकी सिग्निफिकेंस है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब ये विज़िट हो रहा है, तो क्या इसके नताइज आप देखती हैं आगे? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम में। ये एक बहुत अहम दौरा है बहुत से पहलुओं से। सबसे पहले तो ये कि ये हमारे जो है 75th एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस है जी। तो आप सोचिए कि 75 ईयर्स की एक तसलसल मोहब्बत दोस्ती, ये एक जो है एनिवर्सरी है जिसकी बहुत अहमियत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब सारी दुनिया में इक्तिसादी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, कोविड के बाद, फिर रशियन यूक्रेन इशू के बाद। तो ऐसी सूरत हाल में हम जो रीजनल कंट्रीज हैं, हमको इकट्ठा मिल के काम करना है और अपने अवाम के लिए बेहतरी का सोचना है। जैसे आपने फरमाया, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो हमारी अभी की हुकूमत है, इनकी तुर्की की जो लीडरशिप है उससे देरीना ताल्लुकात है। ना सिर्फ कि हमारे बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे, बट इन दोनों के दरमियान भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। उनके सदर सबसे पहले थे जिन्होंने इनको मुबारकबाद का फोन किया था। जी जी बिल्कुल। तो इस लिहाज से बहुत अहमियत है। और फिर आप देखिए कि हम जब से ये हुकूमत आई है, ये आपकी जो इक्तिसादी हालात है उनको बेहतर करने की कोशिश है और उसमें आपके जो है ना सिर्फ के एक्सपोर्ट्स बढ़े, आपको अच्छी जो है वो डील्स मिले।
तुर्की के साथ वो बहुत सी चीजें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी कंपनी जहाँ पहले भी काम कर चुकी हैं और कर जी, रही बिल्कुल। हैं। अब हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें अगर उनकी कंपनी आके हमसे लेती हैं तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो इशू बन रहा है, हमारे रिजर्व का जो इशू बन रहा है, वो भी एड्रेस होगा। जी, तो इस ठीक लिहाज है। से इस आप दुरुस्त multi-faceted फरमा रही हैं area नाइला साहबा। मैं दोबारा आपकी तरफ वापस आऊंगी। हुमायूं साहब, मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल हमने कल भी बात की कि बड़ा इंपॉर्टेंट ये दौरा है और उन चीज़ों पे भी हम बात करें कि किन किन सेक्टर्स में जो है इन्वेस्टमेंट आ सकती है। टूरिज़्म के लिए जो है हम उसमें भी बड़े एक्साइटेड हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और टर्की से बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात की जा रही है, तो आप किन सेक्टर्स को यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे? कहाँ लग रहा है आपको कि बहुत पोटेंशियल मौजूद है? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर का तीसरा ट्रिप है सऊदी अरब का, और फिर उसके बाद यूएई का, और उसके बाद टर्की का, जो बायलैटरल उनके जो मुख्तलिफ मुल्कों में हुए। और जब से वो आए हैं तो उनका जो उन्होंने अभी आपने कहा था, जो टर्किश मीडिया के साथ उनका इंटरव्यू था, तो उसमें उनका मेन जो फोकस था, उन्होंने कहा था इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो मेरी सबसे अव्वलीन तरजीह है। और ये उनका कहना भी, और अदरवाइज हमारी भी सबकी रिक्वायरमेंट यही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले चंद महीनों से जो है वो पाकिस्तानी इकॉनमी जो है, डॉलर को देख लें, उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, रेमिटेंस को बहुत सारे इश्यूज थे जिसकी वजह से जब ये हुकूमत आई तो उसको बहुत बड़े चैलेंजेस थे। तो उन्होंने आते सारी जो जिन मुल्कों का दौरा किया वो हमारे करीबी तरीन दोस्तों में आते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की, अब उसके बाद चाइना का भी जो है एक्सपेक्टेड है। फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे जा चुके हैं। तो ये बेसिकली उसकी तरफ एक बहुत बड़ी कोशिश है। अब जो टर्की के साथ आपने कहा अपने इंट्रोडक्शन में भी कि हमारा जो पोटेंशियल है वो 5 बिलियन, तो बेसिकली एक फिगर है जिसको हम हाइपोथेटिक उसमें कहते हैं। ये 7 से 8 से 10 बिलियन तक जा सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा जो है ना, हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें टर्किश कंपनीज पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 17 कंपनीज हैं। तो इतना गैप क्यों है? अब तो फिर बहुत कम है, इसका मतलब फोकस नहीं रहा हमारा नहीं इसकी तरफ? अनफॉर्चुनेटली नहीं रहा। यही बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो रिलेशनशिप है और जो उसका इंटेंसिटी है वो इससे रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो उसके ऊपर हमने काम करना था। बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी वजूहात हैं। बेसिकली टर्की की भी अपनी बहुत सारी वजूहात हैं और पाकिस्तान की अपनी है। हमारा जो है ना, हम हर वक्त जियो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व रहे, क्राइसिस के अंदर इन्वॉल्व रहे, तो ट्रेड या इकोनॉमी पे हमारा जो है वो बड़ा कम रहा। अभी तक हमारा और टर्की का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक वो है, वो बड़े अरसे से उसी तरह है। तो खैर, इन चीज़ों से कतई नज़र जो पोटेंशियल है जिसका आपने सवाल किया, वो ये है कि आप एनर्जी एक बहुत बड़ा वो एरिया है जिसमें टर्किश कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तो बड़े अरसे से वो यहाँ पे, उसके अलावा भी हैं। आईटी सेक्टर है जो कि पाकिस्तान में बहुत वाइब्रेंट है और टर्की में भी, और उसके अलावा इंडस्ट्रीज टर्की की जो है वो बहुत डेवलप्ड हैं। यूरोप का एक तकरीबन वो हिस्सा है आधा, जिसको हम कहते हैं नेटो का वो है। फिर उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो भी दुनिया में बराबर रहती है। पाकिस्तान को जब जब हेल्प मिली, पाकिस्तान नेवी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को, F-16 का जो है हम उनके साथ जो है उनसे पार्ट्स लेते रहे। हमारे जो उसको अपग्रेड करने का था वो हमने उनसे किया। तो मेरा ख्याल है ये एक इतना करीबी ताल्लुक है। और फिर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और तैयब एर्दोगान का जो पर्सनल रिलेशनशिप है, बेसिकली डिप्लोमेसी में स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप मैटर्स अ लॉट, बट जो पर्सनैलिटी होती है वो बेसिकली री इन्विगोरेट करती हैं उस रिलेशनशिप को। तो मेरा ख्याल है इस ट्रिप के अंदर, अब फॉरेन मिनिस्टर भी वहां पे पहुंच चुके हैं, बिल्कुल तो ये अब हमने यहाँ पे जो है ना पूरे रिलेशनशिप को डिस्कस करना है। उसके बाद कुछ हमारे MOUs होने हैं जिसके ऊपर हमारी गुफ्तगू होनी है। उसके बाद जो इंटरनेशनल रिलेशंस के इश्यूज हैं, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान का इशू है, उसके ऊपर गुफ्तगू होनी है। अच्छा, फिर कश्मीर के ऊपर सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर हमें किसी बरादर इस्लामी ममालिक से ओपनली मिली है तो वो तुर्की से मिली है। तो मेरा ख्याल है ये इन रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए एक बड़ा ही अहम ट्रिप है। और वो इससे पहले भी हमारे जो जब वो आए, एर्दोगान साहब पाकिस्तान में आए, उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट से किया। इस ट्रिप के अंदर भी ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर जब जाएंगे उनका एक अशाइया होगा, फिर वो डेलीगेशन लेवल का उनका विजिट होगा, फिर उनके बाद बहुत सारी जो है ना। ठीक है हुमायूं साहब, आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कश्मीर के हवाले से और अफगानिस्तान पे। मैं चाहती हूँ कि नाइला साहिबा ज़रा इस पे हमें थोड़ा
ज़्यादा क्लियर कर देंगी। नाइला साहिबा, इंटरनेशनल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस किस्म के विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो जो कॉमन आपको ग्राउंड्स नज़र आते हैं, कॉमन एक आपको मुश्तरका सोच नज़र आती है, वो बहुत अहम होती है। तुर्की के साथ हमें कश्मीर का मामला हो या अफ़गानिस्तान पे मामला हमने आगे कैसे लेकर चलने हैं, ये सारी सोच जो है ये मुश्तरका नज़र आती है। आप इसको कैसे देखती हैं? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तुर्की उन ममालिक में से है जिन्होंने खुल के जो है कश्मीर के मसले पे हमेशा बात की है, और हमेशा जो वहाँ पे चाहे वो ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हो, वो उन्होंने उसकी मजम्मत की है जो वहाँ पे ना इंसाफियाँ चल रही हैं। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की का ट्राइलेटरल समिट भी पहले हुआ था। जी जी, अफगानिस्तान में भी तुर्की का बहुत एक अहम रोल है। ठीक है। नाइला साहिबा इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मुझे एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह, حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस वक्त जो टर्की का विज़िट है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, और नाइला चौहान साहिबा जो हैं वो इस पर गुफ्तगू कर रही थी कि तुर्की जो है वो हमेशा हमारे साथ रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं, कश्मीर का मसला जो है उस पर हमारे जो ख़यालात में हमेशा हम आहंगी रही है, और पाकिस्तान के स्टांस को हमेशा उन्होंने सेकंड किया है। अब अफ़गानिस्तान के मामलात पर भी यकीनन अब इस विज़िट में इस पर भी बात होगी। ये सारी चीज़ें भी जो हैं आइंदा का लाया अमल तय करेंगी। जी नाइला साहिबा। जी, तो मेरे यही अर्ज है कि ये जो है इस दौरे की बहुत अहमियत है। ये जो हाल ही में तुर्की में भी जो है इक्तिसादी मसाइल बहुत से हो रहे थे, उनका लीरे की कीमत भी गिर रही थी जैसे कि रुपए की गिर रही है। तो हम जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर हम मिलके एक हिकमत अमली बनाएं अपनी इकोनॉमीज को बचाने के लिए, तो फिर हमारी आवाम के लिए भी इसके बहुत जो है वो मुफीद होगा। क्योंकि अब सारी दुनिया में जो है आप देख रहे हैं कि इक्तिसादी मसाइल बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती इस पहलू में भी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। जैसे हमायूं साहब ने कहा कि पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन अब तक उसको फुली रियलाइज नहीं किया गया। तो इस विजिट से वो जो अनटैप्ड एरियाज हैं उनको एक्सप्लोर किया जाएगा, और उनसे जो है मजीद एक्सपेक्टेड है कि MOUs भी साइन होंगे, और जो पहले साइन हुए थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन को भी इवेल्युएट किया जाएगा कि कहाँ लैक्यूनास थे, क्यों लैक्यूनास थे, और उनको कैसे गैप्स को फिल किया जाए। टर्की के साथ आपकी डिफेंस कोऑपरेशन भी है, टर्की के साथ आप ECO के मेंबर भी हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। टर्की के साथ आप पूरे खित्ते में हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें साथ साथ हैं जी। तो हर तरह से, चाहे वो रीजनल पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बायलैटरल रिलेशंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशंस हो, चाहे वो डिफेंस रिलेशंस हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, हर तरह से तुर्की के साथ ये जो दौरा है इसकी बहुत अहमियत है। क्योंकि ये जो है जैसे कहा गया प्राइम मिनिस्टर का थर्ड विजिट बाहर है, और थर्ड इज टर्की। क्योंकि टर्की की अहमियत हमारे लिए ना सिर्फ तारीखी और फरहंगी तरीके से है, बल्कि इक्तिसादी और सियासी तरीके से भी। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, एक चीज़ ये होती है कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में पेनिट्रेशन चाहते हैं, आपने जब वहाँ पर जाना है, काम करना चाहते हैं, या आप जाते हैं या आप बाहर की कंपनीज़ को अपने यहाँ दावत देते हैं, अपने यहाँ जो माहौल है उसको बड़ा साजगार बनाना पड़ता है आपको, उनको कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, क्या हम इसके लिए तैयार हैं, या अगर हम बाहर जाकर काम करते हैं तो उसके लिए हमारा होमवर्क जो है वो कितना ज़रूरी है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा इशू है जो पाकिस्तान बड़े अरसे से फेस कर रहा था। हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है यहाँ पे, उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत थी जो कि हमसे नहीं हो पा रही थी। IMF की भी आपके ऊपर बहुत सारी जो सैंक्शंस कह लें या रिस्ट्रिक्शंस कह लें, पाबंदियां वो इस सूरत में थी कि आपने अपनी एक तो रेवेन्यू जनरेशन के अंदर जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है, और वो बड़े टफ फैसले थे जो पिछली हुकूमत छोड़ गई, इस हुकूमत ने करने थे और उन्होंने पहला स्टेप ले लिया। अब इस सूरत में जो अब हमने देखना है कि टर्की भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है, गो के वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। 75 साल अब हम अपनी फ्रेंडशिप और जो डिप्लोमेटिक रिलेशन उसको मनाने जा रहे हैं, लेकिन हर कंट्री ने अपने इंटरेस्ट को भी देखना है। उन्होंने पॉलिटिकल जहां पे हमें जरूरत पड़ी, डिप्लोमेटिक पड़ी, कंप्लीट सपोर्ट की। लेकिन उसके अलावा टर्की भी, जिस तरह एम्बेसडर साहबा कह रही थी कि कोविड के बाद से और बहुत सारे क्राइसिस से गुजर रहा है, उनके इकोनॉमी को भी जो है स्ट्रगलिंग इकोनॉमी रही है, अब वो बहुत बेहतर हो चुकी है। लेकिन हमें उन्होंने भी बड़े मुश्किल फैसले उसके बाद तो उसमें अब हमने ये देखना है कि देखें पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वहाँ पे तकरीबन हमारी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ एक और बिजनेस का डेलीगेशन भी गया हुआ है। पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, तकरीबन $100 मिलियन की पाकिस्तानी कंपनीज इस वक्त टर्की में इन्वेस्ट कर रही हैं, और तकरीबन 17 कंपनीज हैं टर्की की जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही हैं। हमने इसको एक्सपैंड करना है। हम बेसिकली राइस जो है एक्सपोर्ट कर रहे थे, सेसमी सीड कर रहे थे, लेदर कर रहे हैं, फैब्रिक्स कर रहे हैं, स्पोर्ट्स गुड कर रहे हैं टर्की में, मेडिकल इक्विपमेंट कर रहे हैं। और टर्की उसके बदले में, ये जो टर्किश कंपनी है उनका जो इंटरेस्ट है वो जो है चिकपीस, गंदम जिसको हम और उसके अलावा लेंटल, डीजल, ये चीज़ें कर रहे हैं। अब हमने इन चीज़ों से हट के डिफरेंट एवेन्यूज करने हैं। हमें उनकी एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट है उसकी हेल्प चाहिए,
आईटी सेक्टर की चाहिए, म्यूनिसिपल या जो उनकी अर्बन डेवलपमेंट है उसकी चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके एक तो वादा करेंगे, फिर एक कमिटमेंट देंगे और उसके बाद बताएंगे कि जी अब हम अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म भी कर रहे हैं, उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, एनओसीज जो है, आपने देखा होगा बहुत सारे मसाइल हैं। तो इन सारी चीज़ों के अंदर वो टर्किश जो बिजनेस कम्युनिटी है एतमाद में लेके बताएंगे कि आप आएँ। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा जो है पोटेंशियल है वो ये है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो फेज 2 है उसमें भी हम टर्की को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि टर्की भी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। तो अब हम चाहेंगे कि टर्किश कंपनियां आके भी जो हमारे 3 या 4 जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जिसके ऊपर अब काम तेजी से शुरू होने की उम्मीद है उसमें वो करें। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि एक हिस्टोरिकल दोस्ती है, ब्रदरहुड है, फ्रेंडशिप है, और हर मामले के ऊपर तमाम लीडरशिप सिविल और मिलिट्री आपस में एक इंटरेक्शन करती है। तो मेरा ख्याल है इससे फायदा उठाते हुए कि दुनिया के अंदर हालात क्या हैं और दो ब्रदर इस्लामी ममालिक आपस में जो कोऑपरेशन करेंगे, तो ये विजिट इंतहाई अहम हो जाता है। जो हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको किस तरह से हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नाइला साहिबा बड़ी अहम चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं हुमायूं साहब। आज मरीम नवाज़ साहिबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो पहले प्रोजेक्ट्स चल रहे थे नून लीग के दौर में, वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रोक दिए गए या फिर उसमें वो तेज़ी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। तो अब हो सकता है कि वो सारे, बल्कि उम्मीद है कि वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो बहाल हो जाएंगे, उन पर भी काम शुरू हो जाएगा। तो फिर फ्यूचर में ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है, ख़ासतौर पर इस विज़िट को लेकर। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इससे जो प्रोजेक्ट्स थे हमारे जो म्यूचुअली बेनिफिशियल थे, जो कोल्ड स्टोरेज में चले गए हुए थे फॉर वट एवर रीजन, उनको अब जो है वो रिवाइव किया जाएगा म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। फिर आप देखिए कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो है एक हाई लेवल कोऑपरेशन काउंसिल भी थी जी, और उसकी मीटिंग्स हुई कुछ, लेकिन उसने जो आइडेंटिफाई किए एरियाज, ये 2013 में हुई थी, उसके कोई 40 डॉक्यूमेंट्स भी साइन हुए थे दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन उसमें किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हुई। तो अब इस हाई लेवल काउंसिल को भी रिवाइव करना चाहिए और इसमें जितने भी वो जो डॉक्यूमेंट साइन हुए थे जो कहीं फाइल हो गए, उनको निकाल के उनकी इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल विल दोनों तरफ से है कि बाहमी ताल्लुकात ना सिर्फ बेहतर हों बल्कि हमारे अवाम की जिंदगियां भी बेहतर हों इस रवाबित को कभी करने से। सही, क्योंकि हम एक ही खित्ते के हैं, एक ही मजहब के हैं और उनको भी इक्तिसादी मसाइल है, ये नहीं है कि तुर्की को मिसाइल नहीं है। जी जी बिल्कुल, लेकिन उनकी पॉजिटिव अप्रोच है और हमें उस पॉजिटिव अप्रोच को समझना है और अब हमारी हुकूमत भी उसी तरफ चल रही है कि हम अपने लोगों की बेहतरी, ठीक है, जैसे IMF कंडीशनैलिटीज की वजह से आप देखिए पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बिजली के मसाइल हो रहे हैं, पर ये सिर्फ आपके मुल्क या आपकी हुकूमत के नहीं है, ये सारी दुनिया में है। ठीक ठीक, बिल्कुल और दुरुस्त है। जब हम डेवलपिंग कंट्रीज जिनके सबके मसाइल साझे हैं, जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के निकलेंगे, आगे चलेंगे, तो फिर खुदा ना खास्ता जैसे श्रीलंका की हालत हुई उससे आप बच जाएंगे जी इंशाल्लाह। और ये बहुत जरूरी है कि इंशाल्लाह इस जो ये रीजन है हमारा, जिसको आप ECO कह लें, जिसको आप जो है जो मर्जी कह लें, हर तरह से हमारे तुर्की के साथ बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप्स हैं। बहुत ज्यादा एरियाज आइडेंटिफाई हुए भी हैं जिनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और बहुत एरियाज हैं जहाँ पे पोटेंशियल को मजीद एक्सप्लॉइट करने की बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लोर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। नाइला चौहान साहिबा जो हैं वो फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद थी। हुमायूं साहब, इस टॉपिक को समअप करना है, मैं चाहती हूँ कि एंड में थोड़ा सा आपको यह इंडस्ट्री के हवाले से भी बात कर लें। मरियम औरंगजेब साहिबा भी साथ हैं इस विज़िट में और इससे पहले भी बड़ी ये कोशिशें रही हैं कि आपस में मिलकर काम किया जाए, जो टर्किश मीडिया है उसके साथ, और कुछ हमारे जो हैं सहाफ़ी जाते भी रहे हैं, आना जाना इस तरह का लगा रहता है। इसके हवाले से क्या हो सकता है? देखिए, मीडिया के हवाले से अगर देखा जाए तो मुस्लिम उम्मा के अंदर कतर के बाद टर्की एक ऐसा मुल्क है जिसका जो मीडिया है बड़ा वाइब्रेंट और इंटरनेशनली रिकग्नाइज है। जो TRT उनका चैनल है, उसके अलावा
तो मेरा ख्याल है उसका जो है पाकिस्तान ने बड़े अरसे से पहले, अगर आपको याद हो, जब हम मलेशिया में कॉन्फ्रेंस में गए थे तो उसमें पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया ने मिलके एक मीडिया चैनल का जो है वो जिक्र किया। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये कोऑपरेशन बड़ी अहमियत की हामिल है। फिर आप टर्किश ड्रामाज जो हैं, पाकिस्तान टेलीविजन जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, किसी वक्त बहुत मशहूर था और उसकी क्वालिटी दुनिया के अंदर मानी जाती थी। मेरा ख्याल है उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते वक्त अगर हम टर्किश मीडिया के साथ मिलके रिवाइव करें, और अब आपको अगर याद होगा कल वाले हमारे प्रोग्राम में जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो उसमें एक जिक्र किया गया कि सलाउद्दीन अय्यूबी के ऊपर जो है वो एक मिल के जो है वो हो रहा है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि दोनों ममालिक मिल के जो है जॉइंट प्रोडक्शन करें, कोलैबोरेशन करें मीडिया के हो ऊपर। सकती हैं, और उधर से जो हम डबिंग यहाँ पर चलती है, लोग बड़े वो शौक तो से बड़े देखते शौक से हैं देखी वो जा सारे रही है पाकिस्तान में। तो इस ट्रिप के अंदर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, तो मेरा ख्याल है उनका फोकस बड़ा प्राइमरीली इस चीज़ के ऊपर होगा कि जॉइंट वेंचर्स, मीडिया टू मीडिया कोलैबोरेशन बड़ी अहमियत की हामिल है। फिर जो हमारे डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं वो करने के, अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो मैसिव इंपोर्ट है वो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग सेट्स थी जो हमने $92 मिलियन की उनकी की, और उनकी तरफ से जो हमें सबसे ज़्यादा वो हॉट रोल्ड आयरन है 53 मिलियन का। इन दोनों चीज़ों से हट के अब हमने नए एवेन्यूज जो डिस्कस करने हैं, जिसमें टूरिज्म बहुत अहमियत का हामिल है। अब हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान वो जो है डुअल नेशनैलिटी का भी है। पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स वहां पे जा रहे हैं, पाकिस्तानी प्राइवेट सिटीजन वहां पे जाके प्रॉपर्टीज मतलब खरीद ये रहे हैं। कि फ्यूचर में बहुत अच्छी चीजें जो है वो हो सकती हैं, बहुत और बेहतरी की उम्मीद है, और मुझे लगता है कि ये ट्रिप एक बड़ा अच्छी आगाज है उसका। जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ और भी बड़ी अहम खबरें हैं सियासत के मैदान में, उस पर हम बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल फ्रंट पर महसूस ही होता है कि जो सियासी दर्जा हरारत है वो अब गिर गया है। अब हालात कुछ स्टेबल होने जा रहे हैं, कुछ बेहतरी आ रही है। जो एकदम से अफरा तफरी हम देख रहे थे सियासी तौर पर, उसको कुछ ब्रेक लग गया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खासे पुरएतमाद हो गए हैं, तमाम इत्तेहादी जमातें भी उनके साथ हैं, बड़े बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जो मुश्किल फ़ैसले करने थे वो फ़ैसले जो हैं उसका आगाज़ कर दिया गया है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़ा दिफाई पोजीशन पर इस वक्त हमें महसूस हो रहे हैं। वो बार बार ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी तरफ से फैसला आ जाए। उन्होंने भी कहते भी हैं वो कि फैसला आ जाए, वरना फिर हम अपनी तैयारी करें। और आज मरीम नवाज साहिबा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने कहा कि ये जिहाद नहीं बल्कि ये फसाद कर रहे हैं, फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इदारों को दबाव में लाना चाहते हैं। अगर पंजाब की हम बात करें स्पेसिफिकली, तो पंजाब में सूरत हाल जो है वो खासी हमें स्टेबल नज़र आ रही है। वहाँ 2 महीने से ये मामला रुका हुआ था, कुछ बेहतरी नहीं आ रही थी। तो मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी गवर्नर का हलफ ले लिया है और अपना ओहदा उन्होंने कल संभाल लिया है। उसके अलावा जो नई हमजा शहबाज साहब की जो काबीना है उसको भी अब तरतीब दिया जा रहा है। 8 लोगों ने जो है वो हलफ ले लिया है। इस सिलसिले से चीज़ें जो हैं इस तरह से लग रहा है कि ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ये चीज़ें भी बहुत अहम हैं। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो उसमें भी काफ़ी हमें आगे पेशरफ नज़र आ रही है। स्पीकर पंजाब कौमी असम्बली जो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, उन्होंने भी जो 131 मेंबर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने रिज़ाइन किया था, उन्होंने उनको नोटिस भेज दिए हैं, उनको बुलाया जा रहा है ताकि उसकी प्रॉपर तस्दीक हो सके कि क्या वाकई वो रिज़ाइन करना चाहते हैं। अब ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आएगी पार्लियामेंट में, अपोजिशन की सीट संभालेगी, या फिर उसी तरह से जो पहले एक स्टांस जिसको लेकर वो चल रहे हैं उसकी तरफ ही आगे जाएंगे। जब पहले वो तैयारी बार बार कह रहे थे कि हम आ रहे हैं और बहुत पहले से ऐलान किया गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें फिर वापस पड़ा। अब इसी हवाले से हम पहले पंजाब की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। इस वक्त सेनेटर अफनानुल्लाह साहब जो हैं पाकिस्तान नून से इनका ताल्लुक है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं सारी सिचुएशन पे। सेनेटर साहब, मुझे ये बताइएगा, हम ये समझें कि पंजाब में जो मामलात हैं वो बेहतर हो गए हैं, सेटल डाउन हो गई है सिचुएशन, अब काफ़ी बेहतरी इसमें नज़र आएगी? जी सेनेटर साहब। ठीक है, हम सब मेरा ख्याल है कुछ टेक्निकल इशू है, इसको आप कर दीजिए। अहमियत का हमेला जिसके ऊपर हमने अपना पहला सेगमेंट किया कि रिलेशनशिप को एक्सटर्नल उस जो फॉरेन रिलेशन है उसके ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ जाके उन्होंने जब इन्वेस्टर्स के साथ गुफ्तगू करनी है प्राइम मिनिस्टर ने, तो उसके ऊपर सबसे बड़ा फोकस यही होना है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में नहीं आते, और फिर लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं उनका भी जो है कॉन्फिडेंस शटर होता है। तो इस वजह से हम देख रहे थे कि पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से और बहुत सारे
जो इंडिकेटर्स हैं उसके हिसाब से वहाँ पे एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन थी। गवर्नर जो पुराने थे उनका जाना जो है वो नहीं बन रहा था, और जो नए गवर्नर की अपॉइंटमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफ़ा खत लिखा प्रेसिडेंट साहब को, और फाइनली जो है वो आज हमने देखा कि वो उन्होंने हल्फ उठा लिया, कल उन्होंने हल्फ उठा लिया। तो उनके जो हल्फ उठाना था ये वो पहली वो कड़ी थी स्टेबिलिटी की, कि वो जो एक क्राइसिस की सिचुएशन थी जिसमें इदारे आपस में जो है या जो हाईएस्ट तनाव सीट्स थी, नजर आ तनाव रहा थी, था, वो थोड़ी कम हुई। हंगामाखेज़ी कम हो उसके गई बाद कैबिनेट ने जो है वो 8 मेंबर कैबिनेट ने हल्फ उठाया, ये भी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की पहली वो है। कोर्ट्स ने जो अपना फैसला करना है वो करेंगी, कोर्ट्स आजाद है हमेशा से जी रही जी। हैं। अच्छा, अफनान साहब से उनकी राय ले लेते हैं। सेनेटर साहब, अब पहले मरहले में 8 रुकनी काबीना भी जो है उसने भी हलफ उठा लिया है, गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ने भी हलफ उठा लिया है, तो अब लग रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, अफरा तफरी कम हो गई है, सिचुएशन जो है वो अब आपके कंट्रोल में है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि काबीना ने हल्फ उठा लिया है और उसकी वजह से जो है वो जो इस्तेहकाम जो है वो आएगा पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में भी, और जो है वो गवर्नर साहब भी जो है वो भी आ गए हैं। तो इंशाल्लाह ये अब काबीना जो है सुबह शाम काम करेगी पंजाब के अवाम की बेहतरी के लिए, और जो इक़दाम हैं उनका जो 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 है उसका जो फल है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा आने वाले चंद महीनों में। लेकिन ये अच्छा होता कि ये जो कौम का वक्त ज़ाया किया गया है पिछले कोई 1.5-2 महीने का, वो ना ज़ाया किया जाता, और जब जो स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर है वो की जाती, जिसके तहत जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ओथ ले ली जाए मगर ओथ नहीं ली गई, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर जो तमाशा लगाया गया वो ना होता, फिर पंजाब असेंबली में जो लड़ाई मार कुटाई हुई है वो ना होती। तो अच्छा होता कि अगर सिविलाइज तरीके से, जैसे हमेशा पाकिस्तान में पहले होता रहा, हमारी ट्रेडिशन जो है वो यही थे, पीपल पार्टी और पीएमएलएन ने हमेशा स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर की है। लेकिन ये अनोखे लोग आके इन्होंने अजीब एक गन डाल दिया पूरे मुल्क में। अच्छा सेनेटर साहब, इस वक्त पंजाब में स्पेशली क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं जिनको आपने फोकस किया हुआ है, टारगेट किया हुआ कि इन पर हमने काम करना है ताकि लोगों को भी रिलीफ मिले? अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जाहिर है जो मुश्किल फैसले, अब इस पे सब लोग कंसेंसस है सबका कि ये फैसले करने चाहिए थे और वो हो रहे हैं। क्या मज़ीद मुश्किल फैसले होंगे? उसके साथ साथ आवाम को कैसे रिलीफ देंगे? देखिए, अभी तो जो मेन चैलेंजेस होंगे, एक तो चैलेंज होगा कि बजट देना है, क्योंकि बिल्कुल अब आपको पता है जून का महीना जो है वो आ गया है, और इसके अंदर आपने पंजाब गवर्नमेंट अपना बजट देना होगा। फिर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पिछले दिनों इतनी अच्छी नहीं रही, पीटीआई की हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर के बड़े मसाइल रहे, उसको एड्रेस किया जाएगा। और उसके अलावा जो है वो ज़ाहिर है जब मिनिस्ट्री पिछले 1-1.5-2 महीने से नहीं काम कर रही, तो उनके ऊपर डिफरेंट काम इकट्ठे होंगे, उनको हम एड्रेस करेंगे। और जो है वो बेसिकली हमारा यही टारगेट होगा कि जो जो इन्फ्लेशन के इश्यूज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, और आवाम को किस तरह हम रिलीफ दे सकते हैं, एक ऐसा बजट बना के जिसके तहत आवाम बिल खुसूस गरीब आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए। ठीक है, मैं आप हमारे साथ ही हैं सेनेटर साहब, हुमायूं साहब, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा अब हम ज़रा कौमी असम्बली करते हैं, वहाँ पर जो सूरत हाल है, मैंने पहले भी कहा कि जिन मेंबर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिज़ाइन किया था, अब उस पर काम शुरू हो गया प्रैक्टिकली, अब उनको बुलाया जा रहा है, स्पीकर साहब की तरफ से नोटिस भेज दिया गया है। अब आपको लगता है कि आएंगे, वाकई रिज़ाइन कर जाएंगे या फिर पार्लियामेंट में वापसी? देखिए, मैं एक थोड़ा सा कमेंट करूं, जो आपने सवाल किया था कि इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं और वो प्रायोरिटी क्या है। मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि महंगाई पे किस तरह थोड़ा सा काबू पाया जाए। आपने टफ फैसले तो हुकूमत ने करने शुरू कर दिए, फिर जो आपकी इकॉनमी थी उसको कैसे रिवाइव किया जाए, फिर आपने इस बजट के अंदर जो है एक ऐसा बजट देना है जिसमें आपने देखना है कि रेवेन्यू आपके पास नहीं है, टैक्स कलेक्शन आपकी बहुत कम है, जो इन्फ्लेशन है वो हाईएस्ट लेवल पे चली गई, तो जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं जिसमें आटा, चावल, दाल और ऑयल की कीमतें हैं उनको किस तरह कंट्रोल करना। फिर इस हीट वेव को जो पिछले हमने 2 महीनों में देखी क्लाइमेट चेंज की वजह से, आपने अपने आइंदा आने वाली फसलों को देना, हमारी जो मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी इस महीने में होती है आम की, वो हमने मुख्तलिफ उसके देखे कि 40, 50 और 60% तक प्रोडक्शन कम हो गई क्लाइमेट की वजह से, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जो है वो फर्टिलाइजर्स या जो खाद या वो उनके लिए होती हैं, और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका इस हुकूमत ने वॉर फुटिंग के ऊपर फैसला करना है, टफ फैसलों के साथ ये करना है कि आइंदा आने वाला साल जो है या जो बजटरी साल है उसमें क्या क्या होगा। अब आते हैं आपका जो सवाल था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
नेशनल असेंबली में कैसे होगी। अब हमने एटलीस्ट ये तो देखा कि एक हमें पंजाब में एक बेहतरी की सूरत हाल नजर आई है। उससे पहले अगर आप कल वाला अगर आपको याद हो तो उसमें हमने बलूचिस्तान का देखा था कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो गए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंडिकेटर्स आ रहे हैं जिसमें स्टेबिलिटी भी है, लेकिन इंस्टेबिलिटी के इंडिकेटर्स भी काफ़ी सारे हैं। अल्लाह करे वो ना इस वहाँ पे बेहतर है। तो जो नेशनल असेंबली थे स्पीकर थे उन्होंने फाइनली इस चीज़ के ऊपर अपनी रूलिंग दे दी, और वो जो उनकी रूलिंग आई है वो पैराग्राफ 2 सब रूल 2 और रूल 43 रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द नेशनल असेंबली 2007 के तहत आई है, जिसमें कहा यह जाता था कि आपने जब एन मास आपकी रेजिग्नेशन आती है किसी भी मेंबर ऑफ असेंबली की, तो आपने उनको बुला के उनको 5 मिनट का वक्त देना है और उनसे पूछना है कि आपने वॉलंटरली जो है वो दिया है या किसी प्रेशर के तहत दिया है। क्योंकि अयाज सादिक साहब ने नेशनल असेंबली के प्रोसीडिंग में इस चीज़ का जिक्र किया और ऑन ओथ उन्होंने कहा कि उनको मुख्तलिफ लोगों से कॉलें आई, मुख्तलिफ लोगों ने कहा पीटीआई के मेंबरान ने कि हम इस्तीफा नहीं देना चाहते। तो अब प्रोसीजर यह कहता है कि आपने हर मेंबर से आके उनको टाइम देना है, और अनलेस आप इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं होता। तो ये एक प्रोसेस है। अब हमने देखना है कि इसका आइंदा आने वाले दिनों में क्या वाकई पीटीआई के कुछ मेंबरान जो हैं जो नहीं इस्तीफा देना चाहते, नहीं देना चाहेंगे तो उनकी अपनी पार्टी के अंदर जाएंगे या फिर अपना जाती जो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमने भी सुना है कि ज्यादा बेहतर हमें बता सकते हैं। सेनेटर साहब आप जरा इस पर रोशनी डाल दीजिएगा, अभी आपको क्या लग रहा है? कल खुर्शीद शाह साहब एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि इनको चाहिए कि ये पार्लियामेंट में वापस आए। अब राजा रियाज साहब को जो है वो अपोजिशन लीडर बना दिया गया है। अब आगे जो मामलात होंगे वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे? ये जो फैसला किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुस्ताफी होने का, क्या ये फैसला अब वापस होगा? जी अफनानुल्लाह साहब। जी देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो हम तो देखें जमहूरी लोग हैं, तो हम तो ये कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इस्तीफे दिए जाए। लेकिन अगर पीटीआई बज़िद है इसके ऊपर कि जो है वो उन्होंने इस्तीफे देने हैं और उन्होंने पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर किसी भी किस्म की जो है वो इनपुट नहीं देनी जी, और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सारे लेने हैं, गाड़ियाँ भी लेनी है, ऑफिस भी लेने हैं और ओहदे भी लेने हैं, अपना मकान भी लेने हैं, फ्लैट सब कुछ लेना है, लेकिन काम नहीं करना। तो ज़ाहिर है ये जो है ये एक्सचेकर का पैसा है, अवाम का पैसा है, उसको इस तरह ज़ाया तो नहीं किया जा सकता। और अवाम को जो है वो डिसएनफ्रेंचाइज भी नहीं किया जा सकता कि उनकी रिप्रेजेंटेशन भी ना हो। तो ये फैसला मेरा ख्याल है हमारा नहीं है, ये तो पीटीआई का फैसला है। अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने नहीं आना क्योंकि उनका वज़ीर आज़म अब नहीं रहा जी और वो जो है वो अभी नया नैरेटिव लेके आ गए, तो ये उनका फैसला है। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड ले लें, तनख्वाहें ले लें, बेनिफिट्स ले लें, सारा कुछ काम कोई ना करे। ठीक है, ये हो नहीं सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। इस वक्त की सारी जो सिचुएशन है उसको वो बता रहे थे। हमने पंजाब के हवाले से भी उनसे बात की है, कौमी असम्बली में जो सारी सिचुएशन है उस पर भी हम बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस वापस आएगी या क्या उनका आगे हो सकता है लाए अमल। इसके अलावा हमने देखा कि इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में ख़ुद बताया जब वो लॉन्ग मार्च के लिए आए और उनका ये ख्याल था कि वो धरना देंगे, लेकिन किसी वजह से वो वापस चले गए और एक नई डेट वो लेने आए थे इलेक्शंस की, और वो एक नई तारीख देकर 6 दिन का टाइम देकर वापस चले गए। तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें ये मालूम हुआ कि हमारे कुछ लोगों के पास जो है वो असलहा था। आज मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि यही बात तो हम कर रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो यही बात कर रहे थे कि हमारे पास खबर है कि आपके लोगों के पास असलहा है, और ये सवाबी से जब आप चले थे आपके लोग जो है वो असलहा लहरा रहे थे। ये वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। अब दूसरी एक और तशवीशनाक सी बात यह है कि केपीके के वज़ीर आला महमूद खान साहब ये कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब हमें कहें तो हम अपनी फ़ोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, विफाक के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल हो सकता है। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, बड़ी ये ख़तरनाक किस्म की बात है जिस पे वो इस वक्त इसका इशारा दे रहे हैं। फिर शहबाज गिल साहब अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी जो है इस किस्म की बातें की हैं केपीके के लोगों के हवाले से कि वहाँ पर जो पश्तून कौम है वो मौफ नहीं करती है। यानी उनको भी अब उभारा जा रहा है कि वो आएँ और लड़ाई झगड़े की तरफ या फसाद की तरफ आएँ। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं है। इसको किस तरह से रोका जा सकता है या कम से कम सेंस जो है वो ऐसी प्रिवेल करनी चाहिए कि जिसे इन चीज़ों से रुका जा सके। ये किस चीज़ का इशारा दे रही है, इस पर हम बात करते हैं। हुमायूं साहब,
इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने खुद मान लिया कि इंटरव्यू में, पहले उन्होंने कहा और बार बार वो लोग कह भी रहे थे कि पुरअमन मार्च है, हमारे लोग जो हैं वो बेहद पुरअमन रहेंगे, हमारा एक आईनी हक है, सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग गए हुए हैं, फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। तो लेकिन अब वो खुद मान भी रहे हैं, एक कॉन्ट्रडिक्शन हमें नज़र आ गई कि खुद ही उन्होंने मान लिया कि हमारे लोगों के पास असलहा था, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा कि हमारे अपने इदारों में और लोगों में तसादुम ना हो। देखिए, ये जो सारी सूरत हाल बनी, जो लॉन्ग मार्च थी उसके सिलसिले में, और फिर उसके बाद उससे पहले कि अगर आप पीटीआई की बाकी लीडरशिप में, पर्टिकुलरली जो उनके एक बड़े इत्तेहादी और हमारे इंफॉर्मेशन इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं शेख रशीद साहब, उनके मुख्तलिफ बयानात थे जिसमें जी। उन्होंने उसका अब पता नहीं किस सेंस में उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मार्च खूनी भी हो सकता है, ये मार्च जो है तशद्दुद भी हो सकता है, उसमें लोग अपने आप को आग भी लगा, तो इस किस्म की स्टेटमेंट। फिर उसके बाद जो मोस्ट डिप्लोरेबल चीज़ मैंने जो देखी अभी पिछले दिनों में, वो शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट थी। बिल्कुल, मतलब अल्लाह उनको हदायत दे कि ये जो वो क्या करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल चाहते क्या अपनी हैं? माइलेज करने के लिए सूबों के दरमियान जो तसादुम की जो उन्होंने बात की, बड़ी गलत की उनको। मतलब उनको मेरा ख्याल है एक तो एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्सप्लेन करेंगे तो कोई चीज़ बेहतर निकलेगी, वो और ठीक। शायद गलत है। ठीक। उसके बाद केपी के जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी तरफ से था कि मैं फोर्स यूज करूंगा अगर प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा कहा। अब ये भी हमें नहीं पता कि किस किस्म की कि फोर्स, अच्छा, लेकिन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज है। ये स्टेटमेंट जो है ये बड़ी खतरनाक बड़ी है, गलत इसको हम मजीद जो है वो क्लियर कर लेते हैं। जाहिद खान साहब जो हैं मरकजी तर्जुमान है एएनपी के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वो मेरा ख्याल है ज़्यादा जी, बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जाहिद खान साहब। वालेकुम सलाम। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे ये बताइएगा, महमूद खान साहब ने इस वक्त जो स्टेटमेंट दी है वो अपनी जगह बड़ी एक काबिल एतराज़ बात है कि एक सूबे का वज़ीर आला उठकर ये कहता है कि वो किसी भी सूबे के ख़िलाफ़ या विफाक के ख़िलाफ़ जो है वो फोर्स इस्तेमाल करेगा। ये एक अजीब सी बात है। फिर इमरान खान साहब जो हैं वो ख़ुद अपने एक इंटरव्यू में इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमारे लोगों के पास असलहा मौजूद था, वो मार्च जिसको वो पुरअमन मार्च कह रहे थे। देखिए, ये बदकिस्मती है। काफी अरसे से हमारे पुख्तूनों का चेहरा ऐसा दिखाते हैं दुनिया में कि हम शायद वैशी है, हम न कानून को मानते हैं, ना इनको मानते हैं, ना इंसानियत को मानते हैं, ना अखलाकियात को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि यही बरसगीर था जिस बरसगीर में बादशाह खान बाबा ने अदम तशद्दुद के जरिए अंग्रेज को यहाँ से निकाला था, और वही पुख्तून जिसके पास कहते क्या असलहा थे, उसने असलहा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो मार खाते रहे, इसके बावजूद भी वो वापस जवाब नहीं देते रहे। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद आपको याद होगा 1948 में हम पे गोलियां चली बाबड़ा में और 600 लोग हमारे शहीद हुए, लेकिन हमने तब भी बंदूक नहीं उठाए। हमारे अपनी रिवायात है, अपने सकाफत है, अपना अखलाकियात है। हम हमारी सियासत किसी दुश्मनी पे मबनी नहीं होती। हमारे सूबे में अगर आपने देखा मजहबी पार्टीज भी है, नेशनलिस्ट पार्टीज भी है, सेकुलर पार्टीज भी है, लेकिन कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं, हर दूसरे के सोच और फिक्र का एहतराम करते हैं, और आप दलाइल से बात करते हैं। आपको मालूम है कि अभी 2008 से लेकर 2013 तक जो तालिबान जिसको आप कहते हैं, हमारे 1200 लोगों को मारा, 1200 लोग हमने शहीद करवाए। आप मुझे बताया एक तालिब के खिलाफ हमने बंदूक उठाया है कि ये जो शहबाज, क्या नाम है, शहबाज गिल है, शहबाज गिल, ये महमूद खान, ये इमरान खान ने एक फतना बनाया इस मुल्क के अंदर, और खासकर पुख्तूनों की जगह पे जाके एक तो पुख्तूनों के वसाइल को खर्च कर रहे हैं। देखिए, ये न महमूद खान के बाप का वसाइल है, न इमरान खान के बाप का, जो पुख्तूनख्वा हाउस में बैठे हैं और वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, वहां से ऐलानात भी कर रहे हैं। और ये तो अजीब सी बात है कि हमारे वक्त में अगर हम ये बात करते कि जी हम फोर्स को लेके जाएंगे और इस्लाम जो फेडरल फोर्सेज है उससे मुकाबला करेंगे, तो हम तो कब के जेलों के अंदर होते, हम तो गद्दार होते, हम तो फांसी की कोठी पे हो जाते। लेकिन ये देखे कि वो एक सूबाई जो वज़ीर आला है, वो सूबाई फोर्स लेकर फेडरल फोर्स से लड़वाना चाहते हैं, तो क्या ये बगावत नहीं है? इसको आप बगावत नहीं समझ रहे? और वो जो शहबाज गिल है,
वो उसको इधर क्या आप पंजाब में सियासत करें ना, उधर जी क्यों जी, भाग रहे जाहिद हो? खान सारे आप साहब, भाग गए जाहिद उधर खान से। साहब, इसी बात को मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एएनपी ने तो बड़ी एक ज़बरदस्त और मस्बत चेहरा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है हमेशा पख्तूनों का। अब शहबाज गिल साहब जो बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि पख्तून जो हैं वो भूलते नहीं हैं, साल साल गुजर जाते हैं, वो अपने बदला जो है उसको नहीं भूलते हैं, वो उनको तशद्दुद की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये कितनी खतरनाक बात है, इसके क्या नतीजा निकल सकता है? देखिए जी, शहबाज गिल को तो बिल्कुल कुछ समझ भी नहीं है, और ना वो तो पख्तून के नहीं, तो वो पाकिस्तान के कल्चर का उसको इल्म नहीं है। जो जिस बंदे को कल्चर का पता ना हो, तहजीब का पता ना हो, अखलाकियात का पता ना हो, अखलाकियात यार हो, तो फिर वो यही से बातें करेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, पख्तूनों के पास असला होते लेकिन वो असला इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ। अगर वो असला इस्तेमाल करते होते तो 2008 से 2013 तक तालिबान ने जितना हमें मारा था, और आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी अक्सरियत है, वो तो चलो जिस तरीके से 2018 में हो गया। देखिए हमारे सूबे में मजहबी पार्टीज भी है, जी नेशनलिस्ट पार्टी सब भी है, लेकिन हम एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक होते हैं। कभी एक दूसरे के साथ अखलाक से गिरी हुई बात नहीं करिए, सबसे तदब्बुर से बात करते हैं, और हर एक का जो ख्यालात है उसका एहतराम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती जो इमरान खान ने एक ऐसा फनाना इस मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया कि हर दूसरा एक दूसरे को गाली निकालते हैं। ये हमारे माशरे का पैदावार नहीं है, ये पता नहीं कहां से ये लेके आया है। और मुझे तो ये समझ नहीं आते है कि देखिए ये 4 साल इधर फेडरल गवर्नमेंट में बैठा रहा और 9 साल ये लोग उधर बैठे। ये देखिए ये तो अनसुगे से कह रहे ठीक कि है। ये अच्छा अनसुगे से जाहिद इस्तेमाल हुआ। साहब, सर वक्त कम, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप ये भी बता दीजिएगा कि आज वो जो काबीना का इजलास हुआ है, वफाकी काबीना का, उसकी जानिब से भी जो है एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है। जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स हैं, जो महमूद खान कह रहे हैं, इसके हवाले से अब राना सनाउल्लाह साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, कमर जमान कायरा साहब और भी लोग जो है वो इस कमेटी में शामिल हैं। क्या कोई कानूनी चाराजोई की जाएगी? ये कमेटी जो है ये किस तरह से काम करेगी? देखिए जी, हमारे जुडिशरी बदकिस्मती पहले नजरे जरूरत के तहत फैसले करते थे, और अभी पता नहीं वहां से हुक्म हो जाते तो बैठ जाते। ये सब जिम्मेवारी हमारे जुडिशरी की कि वो ये उठ के कहे कि एक सूबे के जो हुकूमत है या एक सूबे की हुकूमत उठ के फेडरल गवर्नमेंट के साथ लड़वाने के मूड में है, तो आप मुझे बता दे बगावत है या ये खुशअस्लूबी है। अगर ये बगावत है तो बगावत का तो फिर तो होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, और ये कि अदालतों को देना चाहिए। ये नहीं है कि हम कहते हैं ये रियासत वर्सेस रियासत की बात है, ये हुकूमत की नहीं है। आज नवाज शरीफ शहबाज शरीफ है, कल नहीं होगा, कल उस सूबे में कोई और बैठा होगा, इस सूबे में कोई और, जिस तरह हमेशा के लिए बैठे रहते। लेकिन ये आप मुझे बता दें कि तारीख में कभी ऐसा हुआ ऐसी कि हम जैसे लोग वहां बैठे, यहाँ पे फेडरल में और लोग बैठे, हमारी सियासी लड़ाई होती रही, हमारी नजरियात इख्तलाफात होते रहे, लेकिन कभी भी हमने नहीं कहा कि हम इधर से फोर्सेज लेके देखे। बदकिस्मत ये है कि इमरान खान के लोग तो आंसुगैस बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस मुल्क के अंदर जो तहरीक चली इन लोगों ने देखा नहीं है। इमारती में 1100-1200 लोग शहीद हुए गए थे, गोलियां चल रही थी। इस तरह पीएनए के मूवमेंट देखे, इस तरह ये परवीन मुशर्रफ की, अब ये रोते रहते हैं कि जी ये तो ये 4-9 साल में खैबर पख्तूनख्वा में स्टूडेंट्स पे इन्हें शिलिंग किए। आप हमारे जो क्लर्क से या हमारे सरकारी मुलाजिमीन है उस पे तो रोज वहां होते रही। ठीक तो है उन्हें तो सर, रोना नहीं है। जाहिद साहब, ये तो सर सियासत आखिर करते में मुझे ये भी बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे वरना फिर हम अपनी तैयारी करें, यानी वो धमकियां जो वो अभी भी दे रहे हैं। आपको लगता है कि वो दोबारा आएंगे? पहले जिस तरह से बड़ा जोर शोर था, बड़ा वो कर रहे थे, इतने जलसे भी किए, लेकिन वो खामोशी से वापस चले गए, अब इस पोजीशन में है कि दोबारा वापस आ सकते हैं? कोई धरना, कोई लॉन्ग मार्च? देखिए जी, वो बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक सैंपल से अर्ज करना चाहता हूँ। 3.5 करोड़ 4 करोड़ के आबादी में 10,000 लोग, वो भी अपने जो उसके इंतजामिया है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे सारे इंतजामिया के वो बुलाए करके 10,000 लोग लेके आए थे, तो ये कितने लोग लेके आ जाएंगे? तो सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर लाते हो। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट में एक हमदर्दी उनके साथ है, जिसके ऊपर अगर वो वहां से कहते कि शरीफों को तंग करो तो यहाँ से जल्दी सोमोटो एक्शन लिया जाता है।
अगर वो कहते कि जिसके मुकदमात को सुन लो तो जल्दी होता है। जो हमारे स्टेब्लिशमेंट था वो अभी गैर जानिबदार ऐसा नजर आया कि वो गैर जानिबदार है, तो वो ठीक है। सारा प्रेशर, ये प्रेशर डालता है जुडिशरी पे, और ठीक। जुडिशरी उसके आगे झुकते है, उसको झुकते नहीं, क्योंकि ठीक। फिर इंसाफ इस मुल्क का जब तक इस मुल्क में इंसाफ ठीक है, नहीं आपका होगा। पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बहुत शुक्रिया। जाहिद खान साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, मरकजी तर्जुमान ANP। हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद रहे। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इस पर हम बात कर रहे थे कि आगे क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, सिचुएशन किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या वाकई जो इस वक्त स्टेबिलिटी नज़र आ रही है वो बरकरार रहेगी या फिर ये दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।